हेलो फ्रेंड, मैं अनिल साक्या यूट्यूब चैनल स्टडी थिंक की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। यूपी टेट, सी टेट और यूपी एसआई एसएससी जीडी की आगामी परीक्षाओं को देखते हुए मैं आपके लिए जीएस प्रैक्टिस सेट का नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूं। इसमें सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हैं, साथ ही साथ क्वेश्चनों का डिटेल भी बताया जाएगा। उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे उन पर चर्चा की जाएगी। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ते हैं तो ये आपकी सफलता में कहीं ना कहीं आपको मदद करेगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी क्लास को शुरू करता हूं। और उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम चलते हैं क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? अरावली की श्रेणी से, लद्दाख ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से, मिलाप ग्लेशियर से। तो दोस्तों इसका आंसर है गंगोत्री ग्लेशियर। अब यहाँ से और कई सारे क्वेश्चन बनते हैं जिन पे हम चर्चा करेंगे और उन्हें पीडीएफ रूप में भी आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इस फिगर के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे पहले हम चर्चा करते हैं इस फिगर के बारे में, आपको समझाते हैं। हिमानी, ये रहा गोल जो आपके सामने है, ये गोल, ये है आपका सतोपथ हिमानी ग्लेशियर है। इसके एक साइड से ये ब्लैक कलर की जो लाइन है ये एक नदी को शो कर रही है जिसका नाम है धौली गंगा नदी। ठीक है, ये नदी है धौली गंगा नदी। सतोपथ हिमानी के एक साइड से धौली गंगा नदी निकलती है और दूसरी साइड से ये विष्णु गंगा नदी निकलती है, ये भी एक नदी है। तो ये आप देख रहे हैं, ये विष्णु गंगा नदी है और ये धौली गंगा नदी है। ये कहाँ से निकलती हैं? सतोपथ हिमानी से निकलती हैं। तो कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि सतोपथ हिमानी से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं? विष्णु गंगा और धौली गंगा। ये दोनों नदियां आके ये जो स्थान आप देख रहे हैं, ये स्थान है विष्णु प्रयाग। तो धौली गंगा और विष्णु गंगा नदियां आके विष्णु प्रयाग में मिल जाती हैं। तो यहीं से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विष्णु प्रयाग में कौन कौन सी नदियां आके मिलती हैं? तो वो है विष्णु गंगा और धौली गंगा। और ये दोनों नदियां मिलकर आगे एक सिंगल नदी के रूप में बहती हैं जिसे जाना जाता है अलकनंदा नदी। ये कौन सी नदी है? ये नदी है अलकनंदा। ये नाम लिखा हुआ है, अगर नहीं समझ में आता है तो देखिए मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, अलकनंदा। ठीक, ये अलकनंदा नदी है। कौन सी नदी है? अलकनंदा नदी है। तो कभी ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है किन दो नदियों के मिलने से अलकनंदा नदी का निर्माण होता है? तो वो है धौली गंगा नदी और विष्णु गंगा नदी। कहाँ मिलती हैं? तो विष्णु प्रयाग में मिलती हैं। अब यहाँ से ये दोनों नदियां मिलकर अलकनंदा के नाम से आगे बढ़ती हैं और विष्णु प्रयाग से आगे चलकर ये पहुंचती है कर्ण प्रयाग में। कहाँ पहुंचती है? कर्ण प्रयाग। ये स्थान है आपका एक कर्ण प्रयाग। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है कि अलकनंदा में कर्ण प्रयाग स्थान पर कौन सी नदी आकर मिलती है? तो वो है पिंडारी नदी। कौन सी नदी है? पिंडारी नदी। या पूछेगा पिंडारी नदी अलकनंदा में किस स्थान पर मिलती है? तो कर्ण प्रयाग में मिलती है। दोनों क्वेश्चन इधर से उधर घुमा देता है। फिर ये अलकनंदा आगे बढ़ती है तो पहुंचती है रुद्रप्रयाग में। कौन से स्थान है? रुद्रप्रयाग। फिर यहां से क्वेश्चन बनता है कि रुद्रप्रयाग में कौन सी नदी आकर अलकनंदा से मिलती है? तो वो है आपकी मंदाकिनी नदी। या पूछेगा मंदाकिनी नदी अलकनंदा में कहाँ मिलती है? तो रुद्रप्रयाग में मिलती है। फिर ये अलकनंदा और आगे बढ़ती है और पहुंचती है देवप्रयाग में। कहाँ पहुंचती है? देवप्रयाग। ये एक स्थान है देवप्रयाग, यहाँ पहुंचती है। यहीं देवप्रयाग में आकर ये गंगोत्री है। यहाँ पे गंगोत्री से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी नदी। ये भागीरथी नदी आके देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिल जाती है और भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदियां यहाँ से आगे बढ़ती हैं और फिर इस नदी का नाम हो जाता है गंगा नदी। यहाँ से गंगा नदी का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं, पूछता है देवप्रयाग में कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? तो भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी मिलती है। भागीरथी का नाम कहाँ से गंगा पड़ जाता है? तो ये पड़ जाता है देवप्रयाग से। ठीक है, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदियों के मिलने के बाद जब ये आगे बढ़ती है तो गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। बाकी के जो क्वेश्चन है गंगा नदी से बनते हैं। गंगा नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है? तो गंगोत्री हिमनद से निकलती है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 2550 किलोमीटर है। बांग्लादेश में जाकर ये जो गंगा नदी है हमारी कहाँ मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। ठीक है, और इसका नाम पद्मा हो जाता है। बंगाल में इसे किस नाम से जाना जाता है? पद्मा से। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बंगाल में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नदी, वो पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुझे उम्मीद है कि यहाँ से आप अब कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, तिब्बत की सांगपो नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो तिब्बत की एक सांगपो नदी है, भारत में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो भारत में उसे ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। अब ब्रह्मपुत्र नदी से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको समझने के लिए हमें मैप की जरूरत पड़ेगी और वहां से आने वाले सारे क्वेश्चनों पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चनों पे चर्चा करते हैं। तो ये इस मैप को आप देखिएगा ध्यान से। तो इस मैप में ये रहा आपका तिब्बत का पठार। यहाँ क्या होता है? तिब्बत का पठार, तिब्बत पठार है ये। यहाँ पे यहां से ही एक नदी निकलती है जो ऐसे बहती हुई, थोड़ा पेन को पतला किया जाए, मोटा है, तो ये यहां से निकलती है और यहाँ पे आके नामचा बरवा के पास ये भारत में प्रवेश करती है। ये देखिए भारत में प्रवेश कर गई। तो ये कौन सा राज्य है? यहाँ पे ये जो राज्य है इसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। और ये अरुणाचल में प्रवेश करने के बाद आ जाती है, ये अब दूसरा राज्य यहाँ पे जो है ये असम है, तो इसमें आ जाती है। और असम में होती हुई फिर ये यहाँ से निकलती है और कहाँ आ जाती है? ये बांग्लादेश में। कहाँ आ जाती है? बांग्लादेश में। और यहाँ पे क्या है? बंगाल की खाड़ी। ये आपकी है बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ बंगाल की खाड़ी में आके गिर जाती है। अब इसके नाम हर देश में अलग अलग हैं, तो इन नामों से क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो नाम को जान लीजिए। तो देखिए तिब्बत का हिस्सा है, ये पूरा जो हिस्सा है इधर, ये क्या है? तिब्बत का हिस्सा है। अब तिब्बत पे किसका अधिकार है? चीन का। तो इसलिए कभी कभी चीन का नाम भी क्वेश्चन में डाल देता है, तो ध्यान रखिए। आपसे पूछा जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में किस नाम से जाना जाता है? तो वो नाम है सांगपो। क्या नाम है? सांगपो। सांगपो। यह पूछा जाएगा तिब्बत में इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को तो सांगपो नदी से। तो तिब्बत में और चीन में इस नदी का नाम होता है सांगपो। जब ये भारत में आती है, यहाँ पे इसको अरुणाचल में इस ब्रह्मपुत्र नदी का नाम जो है वो है दिहांग नदी। फिर ये जब यहाँ पे प्रवेश करती है असम में, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देखिए यहाँ तक, इस असम में इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्र। असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। और जब ये बांग्लादेश में, यहाँ पे ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये बांग्लादेश का है, बांग्लादेश में इसका नाम हो जाता है जमुना। किस नाम से जानी जाती है? जमुना नाम से। और बांग्लादेश में आकर ही इसमें जो उत्तराखंड से आपकी, और ये उत्तर प्रदेश में होती हुई, बिहार झारखंड में होती, पश्चिम बंगाल होती हुई बांग्लादेश में गंगा नदी से आकर मिल जाती है। तो गंगा नदी का नाम बांग्लादेश में पद्मा हो जाता है। तो यहाँ से आपके कई क्वेश्चन बनते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत या चीन में किस नाम से जाना जाता है? तो सांगपो नाम से जाना जाता है। यह क्वेश्चन आपका बना देगा सांगपो जो नदी है तिब्बत या चीन की, उसको भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो भारत में दो नाम हुए इसके, एक असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र है और अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। तो कोई भी नाम दे सकता है, आप अलर्ट रहिए। और बांग्लादेश में इसका नाम जमुना हो जाता है। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी से। तो इसका पीडीएफ भी हमने आपको प्रोवाइड कराया है। देखिए पीडीएफ में क्या लिखा है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के पठार के निकट एक मानसरोवर झील है। तिब्बत के पठार के निकट क्या है? मानसरोवर झील। मानसरोवर झील है, इसी के पास चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। चीन या तिब्बत में इसको सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। भारत के अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे दिहांग डंडा है, यहाँ पे दिहांग नदी के नाम से जानते हैं। और असम में इसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। और असम में एक ये माजुली द्वीप बनाती है, माजुली नदी द्वीप। क्या बनाती है? माजुली नदी द्वीप। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, माजुली नदी द्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है और ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी में ही पाया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तथा बंगाल में इसका नाम जमुना हो जाता है। बंगाल में इसका नाम क्या हो जाता है? जमुना हो जाता है।
इसमें भारत की गंगा नदी आकर मिलती है और बांग्लादेश में आगे चलकर इसमें कौन सी नदी मिल जाती है, मेघना नदी यहाँ मिलती है आके, यहाँ पे इसमें जो है मेघना नदी आके मिल जाती है और फिर इसका नाम मेघना हो जाता है और ये मेघना नाम से ही बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो इतने सारे क्वेश्चन है यहाँ से दोस्तों, ध्यान से पढ़ लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कोटापैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है, ये जागृत यहाँ पे इस तरीके से लिख लीजिए, जागृत। कोटापैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है कहाँ पे, सिसिली में, हवाई द्वीप में, एंडीज में, रॉकीज में। तो ये आपका है एंडीज में। कहाँ स्थित है, एंडीज। एंडीज पर्वतमाला आपकी कहाँ है, ये है दक्षिणी अमेरिका में। एंडीज पर्वतमाला कहाँ पड़ती है, दक्षिणी अमेरिका में। तो चलिए इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है जिन पे हम आगे चर्चा करेंगे। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। कोटापैक्सी ज्वालामुखी एक जागृत, यानी जागृत को कहते हैं सक्रिय, सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे ऊंचा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछता है आपसे विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, तो वो है कोटापैक्सी, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इक्वाडोर देश में स्थित है। कहाँ स्थित है, इक्वाडोर में स्थित है, दक्षिणी अमेरिका के एंडीज पर्वत पे स्थित है और ये दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत है उसी पर स्थित है। तो चलिए इससे संबंधित क्वेश्चन को हमने जाना, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। घास भूमि क्षेत्र के परतंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। सबसे उच्च स्तर का जो उपभोक्ता होता है वो होता है मांसाहारी उपभोक्ता। तो चलिए इससे संबंधित जो क्वेश्चन है उन्हें हम देख लेते हैं एक नज़र जल्दी से, और वो आपके सामने ये रहे। तो यहाँ देखिए ये घास, और घास यानी वनस्पति, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, उत्पादक। तो उत्पादक जो होते हैं आपके प्रथम स्तर पे होते हैं। दूसरे पे आते हैं जो वनस्पतियों को खाते हैं, जैसे टिड्डा है, चूहा है, ये शाकाहारी होते हैं, इनको प्रथम उपभोक्ता बोला जाता है। तो जो शाकाहारी होते हैं वो प्रथम उपभोक्ता होते हैं और ये वनस्पतियों पर निर्भर रहते हैं, प्रथम उपभोक्ता होते हैं। अब शाकाहारी को जो खाते हैं, जैसे चूहे को कौन खा जाता है, सर्प खा जाता है, तो सर्प ये द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। कौन सा हो गया, द्वितीयक उपभोक्ता। और सर्प को कौन खा रहा है, बाज, तो बाज हो गया तृतीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। तो इनको सड़ा गलाकर नष्ट करने का काम जीवाणु और कवक करते हैं। तो ये होते हैं अपघटक। इनको क्या कहते हैं, अपघटक, क्योंकि ये वेस्टेज पदार्थ को उनके कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं, तो इसलिए इनको अपघटक कहते हैं। ये डिकम्पोजिशन का काम करते हैं। एक होता है सर्वाहारी। सर्वाहारी वो होता है जो मांसाहारी भी होता है, शाकाहारी भी होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आपका मनुष्य। पूछा भी जाता है आपसे कि मनुष्य सर्वाहारी में आता है। ये शाकाहारी भी होता है और मांसाहारी भी होता है। तो ऐसा जो शाकाहारी भी हो, मांसाहारी भी हो, सब खाता हो, तो वो सर्वाहारी है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक होता है। तो दोस्तों वायुमंडल का जो स्तर पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है वो होता है क्षोभ मंडल। तो चलिए यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इन क्वेश्चनों को अब हम डिटेल में देखते हैं, जिसकी मैं आपके लिए पीडीएफ लेकर आया हूँ। वहीं से समझते हैं इससे बनने वाले और क्वेश्चनों को। तो सबसे पहली बात, वायुमंडल के जो प्रमुख स्तर होते हैं उनकी संख्या 5 होती है, 5 स्तर होते हैं। और पृथ्वी के सबसे नजदीक जो मंडल होता है उसे हम कहते हैं क्षोभ मंडल। अब इन 5 स्तरों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला मंडल है क्षोभ मंडल। देखिए दोस्तों होता क्या, जैसे ये आपकी पृथ्वी है, ये क्या है, आपकी पृथ्वी है, देख लीजिए यहाँ पे। तो इसके ऊपर क्या होता है, वायुमंडल है इसके चारों तरफ। तो इस वायुमंडल को परतों में डिवाइड किया गया है। पहली परत जो होती है इसको कहते हैं क्षोभ मंडल। क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल। इसके ऊपर दूसरी परत होती है जिसको हम कहते हैं समताप मंडल। क्या कहते हैं, समताप मंडल। इसके ऊपर तीसरी परत होती है जिसको हम कहते हैं मध्य मंडल। तो इस तरीके से इस पे परतों में डिवाइड किया गया पूरे वायुमंडल को, और इसके अलग अलग कार्य हैं। तो इस चीज को हम समझने के लिए सारी परतों को अलग अलग समझेंगे, क्योंकि यहां से कई सारे क्वेश्चन आपकी एग्जाम में बनते हैं। तो पहला है क्षोभ मंडल। तो देखिए जो क्षोभ मंडल है ये पृथ्वी के आपके सबसे नजदीक है। तो
कोई भी क्वेश्चन बना सकता है। देखिए जैसे ये क्वेश्चन आपकी पिछली एग्जाम में पूछा गया है, जिसमें पूछा गया है पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा मंडल है, तो सबसे नजदीक है आपका क्षोभ मंडल। तो आइए क्षोभ मंडल से और सारे क्वेश्चन बनते हैं। इससे पहले तो इसके नाम को समझ लीजिए। कभी कभी क्षोभ मंडल न लिख के वो लिख देता है संवहन मंडल या अधोमंडल, तो आप समझ लीजिए, गड़बड़ाइएगा मत, ठीक है। क्षोभ मंडल को संवहन मंडल या अधोमंडल भी कहते हैं। ये वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है, वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। इसकी ऊंचाई जो होती है वो भूमध्य रेखा पे 18 किलोमीटर और ध्रुवों की ओर जाने पर ये घट जाती है, 8 किलोमीटर रह जाती है। अब यहां से देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि सारी मौसमी घटनाएं जो होती हैं वो किस मंडल में होती हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जितनी भी वायुमंडलीय, सभी वायुमंडलीय घटनाएं जो होती हैं, जैसे बादल है, आंधी है, वर्षा है, बिजली है, का चमकना है, ये सारी घटनाएं आपकी जो होती हैं ये क्षोभ मंडल में ही होती हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, इसीलिए लेकर आया हूं। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं क्षोभ मंडल में, तो तापमान में गिरावट होती है। क्या होती है? गिरावट। तो कभी कभी आपसे जब बहुत टफ पेपर बनाएगा तो पूछेगा कि ये गिरने, ताप के गिरने की जो दर होती है वो क्या होती है। तो अगर मीटर में पूछेगा तो 165 मीटर की ऊंचाई पे जब आप जाएंगे तो ताप में 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ जाती है। 6.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ जाती है अगर आप क्षोभ मंडल में 1 किलोमीटर ऊपर चले जाएं। तो हर किलोमीटर पे 6.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ जाती है। अगर मीटर में पूछता है तो 165 मीटर, हर 165 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस ताप गिर जाता है। इसको सामान्य ताप हास्य दर भी कहते हैं। सामान्य ताप हास्य दर भी कहते हैं। तो कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि क्षोभ मंडल में तापमान हास्य दर जो होता है, वो सामान्य ताप हास्य दर जो होती है वो पर किलोमीटर कितनी होती है। तो पर किलोमीटर 6.5 डिग्री सेल्सियस होती है, और मीटर में अगर पूछे तो 100 पर 165 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस होती है। तो ये क्षोभ मंडल से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हम चलते हैं समताप मंडल से। बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से अक्सर क्वेश्चन आपसे कर ही दिया जाता है। तो इसकी ऊंचाई जो होती है वो 20 किलोमीटर होती है पृथ्वी की सतह से ऊपर। समताप मंडल शुरू होता है। मौसम संबंधी कोई भी घटना यहाँ नहीं होती है, यहाँ बिल्कुल शांत रहती है वायु, हवा जो होती है बिल्कुल शांत रहती है। मौसम संबंधी कोई भी घटना नहीं पाई जाती है। इसीलिए क्वेश्चन यहाँ से ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछा जाता है कि वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श दशा जो है वो दिशा कहाँ पाई जाती है, तो वो पाई जाती है आपकी समताप मंडल में। ठीक है। दूसरा यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो ओजोन परत आपकी जो पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में। दूसरा है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित होती हैं। तो इस समताप मंडल में जो ओजोन परत है, ये ओजोन परत क्या करती है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। अगर ये पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर पहुंच जाए तो पृथ्वी पे जीव जंतुओं और वनस्पतियों के लिए बहुत ही हानिकारक होती हैं, कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती हैं। तो यहाँ से ये पूछा जाता है पराबैंगनी किरणें किस मंडल में अवशोषित होती हैं, तो समताप मंडल में। कौन करता है, तो ओजोन परत करती है। तो यहीं से क्वेश्चन बनता है ओजोन परत कहाँ होती है, तो ये जो होती है आपकी समताप मंडल में होती है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब चूंकि ये ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाई जाती है तो ये जीव जंतुओं की रक्षा करती है, तो इसलिए इस परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहते हैं। किसे, ओजोन परत को। ओजोन परत जो होती है ये पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहलाती है। तो क्षोभ मंडल आपने पढ़ा, समताप मंडल पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट मंडल जो बचे हैं उनको भी देख लेते हैं। अब है मध्य मंडल। कौन सा मंडल है, मध्य मंडल है। समताप मंडल के ठीक ऊपर 60 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। उल्का पिंड इसी मंडल में आके जल जाते हैं। ठीक है। तो ध्यान रखिए, सबसे नीचे क्षोभ मंडल था, उसके ऊपर समताप मंडल था, उसके ऊपर मध्य मंडल है, और उसके ऊपर आता है आयन मंडल। ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपके कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी होती है, तो 60 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। जो संचार उपग्रह होते हैं जिन्हें हम सैटेलाइट कहते हैं, ठीक है, जिनके माध्यम से कम्युनिकेशन संभव हुआ है, वो संचार उपग्रह इसी मंडल में स्थित होते हैं, आयन मंडल में। और ये यहां से एक और क्वेश्चन बनता है कि रेडियो तरंगें किस मंडल के द्वारा परावर्तित होती हैं पृथ्वी पर, तो ये इसी आयन मंडल से परावर्तित
होती हैं जिसके कारण पृथ्वी पर संचार व्यवस्था जो है व्यवस्थित रूप से काम करती है। इसी परत के कारण टेलीविजन, टेलीफोन, रडार और संचार उपग्रह जैसी सुविधाएं यहाँ प्रदान हो पाती हैं। लास्ट का जो है इसको बाह्य मंडल कहते हैं, एक्सोस्फीयर कहते हैं। वायुमंडल की सबसे ऊंची परत होती है, ये 600 किलोमीटर के ऊपर की जो परत होती है उसे बाह्य मंडल कहते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से देख लीजिए, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल, इनके अपने गुण हैं और यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान से पढ़ लीजिए, इसीलिए मैं आपके सामने पीडीएफ लेकर भी आया हूँ। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ये यूएनओ का एक अंग है। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है और इसमें जो स्थायी सदस्य होते हैं उनकी संख्या 5 होती है। तो चलिए इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। तो ये रहा आपके सामने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्य अंग है जिसमें कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 10 सदस्य जो है अस्थायी होते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने होते हैं, तो वो 10 होते हैं। कितने स्थायी सदस्य होते हैं, तो वो 5 सदस्य जो होते हैं स्थायी होते हैं। कभी कभी इन स्थायी सदस्य में से नाम भी पूछ लिया जाता है। तो जो स्थायी सदस्य होते हैं उनके नाम है अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। तो इतने यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सरस्का राष्ट्रीय उद्यान अब स्थित है। ये सरस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर आपकी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, राजस्थान में, असम में। तो ये आपका आंसर है राजस्थान में। राजस्थान के कुछ और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है जो अक्सर आपसे पूछ लिए जाते हैं, उनके नाम भी देख लीजिए। तो एक सरस्का है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपकी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। मुकंदरा हिल्स, ये सारे कहाँ पे हैं? राजस्थान में हैं। ध्यान से देख लीजिए, केवलादेव बहुत ज्यादा पूछा जाता है, सरिस्का पूछा जाता है, कभी कभी मुकंदरा हिल्स के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ स्थित है। तो चलिए इसको हमने देखा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो होता है वो सूर्य होता है, आप जानते हैं। सूर्य से ही पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं। तो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है वो सूर्य ही होता है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। मीना माता रोग ऐसी मछली के खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो क्या अधिक मात्रा में पाया जाता है मछली में जिसके खाने से मीना माता रोग हो जाता है? तो वो है आपका पारा। कभी कभी इसको Hg भी लिख दिया जाता है क्योंकि इसका सिंबल होता है Hg। तो इसके बारे में हम थोड़ा और देखते हैं। तो देखिए, मीना माता रोग Hg यानी पारा के कारण होता है। ठीक है, जब पानी में अधिक मात्रा में पारा हो जाए तो उस ऐसे पानी को पीने से मीना माता रोग होता है। इसका नाम मीना माता क्यों रखा गया, तो इसके बारे में भी आप जान लीजिए। यह रोग सबसे पहले जापान में मीना माता की खाड़ी में के आसपास रहने वाले लोगों में देखा गया था, इसीलिए इसका नाम मीना माता रखा गया है। तो इतनी सी बात है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो आपके सामने ये रहा। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान के देश से लिया गया? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए, और वो है यूएसएसआर। तो जो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं वो कहां से लिए गए? यूएसएसआर से लिए गए। तो अब चूंकि बात मौलिक कर्तव्यों की हो रही तो यहां से और भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, तो चलिए उनको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप जानिए ये यूएसएसआर होता क्या है, जिसकी फुल फॉर्म होती है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? सोवियत संघ के नाम से। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तब उसके बाद इसका नाम पड़ा रूस, इस नाम से जाना जाता है। तो भारतीय तो अगर आपके सामने नाम दे दिया जाता है यूएसएसआर तो आप घबराइए मत। यूएसएसआर जो नाम है ये सोवियत संघ का ही नाम है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? कभी तो सोवियत संघ दे देता है, कभी रूस दे देता है, कभी यूएसएसआर दे देता है। तो तीनों नामों से आप वाकिफ रहिए। ठीक है, तो यहाँ से एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, वो ये बनता है, आपसे पूछ लेता है कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में अवस्थित है? तो भाग 4 का है।
कभी कभी यहाँ से एक क्वेश्चन और बना देता है कि किस अनुच्छेद में है, तो 51 का में रखा गया है इनको। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछता है मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये 11 है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एक मार्क का संबंध है गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, संसाधन से, उत्पादन से, तो ये है गुणवत्ता से। क्या सही है इसमें? गुणवत्ता से। तो एक मार्क के बारे में हम कुछ और जानते हैं, तो आपके लिए पीडीएफ रूप में भी अवेलेबल है एक मार्क। तो देखिए एक मार्क का संबंध किससे है? गुणवत्ता से है। एक मार्क एक प्रमाणित चिन्ह है, ठीक है, जो भारत में कृषि और खाद्य पदार्थों से जुड़ा हुआ है। कृषि या खाद्य पदार्थ से संबंधित कोई प्रोडक्ट होता है, तो अगर उसे एगमार्क का चिन्ह मिल जाता है तो ये प्रमाणित हो जाता है कि ये आपका उत्पाद जो है वो विश्वसनीय है और शुद्ध है, शुद्धता का प्रमाण होता है ये। ठीक है, तो यहाँ नीचे लिखा भी है, जो खाद्य वस्तुओं की शुद्धता एवं गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है। ये कहाँ कौन देता है इसे? तो भारत सरकार के खाद्य मंत्रालय द्वारा ये दिया जाता है। क्रेता जो खरीदार होता है, क्रेता इस मार्क को देखकर ही उत्पाद की गुणवत्ता और शुद्धता पर विश्वास कर सकता है। तो चलिए इतनी बात थी एक मार्क के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है कहां पे? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में। ठीक है, पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में जो भूमिगत जल है उसमें आर्सेनिक की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है, जिससे जल प्रदूषण हो गया। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए, ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अब स्थित है। तो ग्रीन पीस जो संस्था है, अंतरराष्ट्रीय संस्था है, इसका मुख्यालय एम्स्टर्डम में है। कहाँ पे है? एम्स्टर्डम। और ये एम्स्टर्डम कहाँ पड़ता है आपका? नीदरलैंड में पड़ता है। नीदरलैंड। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं, और वो रहा ये। तो देखिए ग्रीन पीस का जो मुख्यालय है वो एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। इस संस्था का उद्देश्य क्या है? ये वैश्विक स्तर पर व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों के जरिए पर्यावरण संरक्षण एवं विकास को प्रोत्साहन प्रदान करती है। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण और डेवलपमेंट के प्रयासों को ये प्रोत्साहन प्रदान करती है। तो ये था ग्रीन पीस के बारे में। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? ध्यान रखिए, नहीं पूछा है, इस पे ध्यान दीजिए। यह एक स्वच्छ ईंधन है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये स्वच्छ ईंधन है। यह नीली ज्वाला के साथ जलने वाला है, बिल्कुल सही है, ये नीली ज्वाला के साथ भी जलती है। यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है, यही आपका गलत है, ये मीथेन का उत्सर्जन नहीं करता है। यह उच्च ऊष्मीय मान का है, तो ये भी बिल्कुल सही है, ये उच्च ऊष्मीय मान का होता है। तो चलिए एलपीजी से कुछ और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में हम थोड़ा और देख लेते हैं। तो देखिए एलपीजी की पहली बात तो फुल फॉर्म जानिए, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये एलपीजी की फुल फॉर्म है। दूसरी बात, ये एक नेचुरल गैस है, यानी प्राकृतिक गैस है, नेचुरल रूप से पाई जाती है जमीन के अंदर, वहां से निकाली जाती है। दूसरा इस यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि नेचुरल गैस में कौन कौन से अवयव पाए जाते हैं? तो प्रोपेन और ब्यूटेन हाइड्रोकार्बन इसके अंदर पाए जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछता है प्रोपेन और ब्यूटेन कौन सी गैस में पाए जाते हैं? तो ये एलपीजी में पाए जाते हैं। दूसरी बात, ये जो गैस होती है गंध रहित होती है, इसमें किसी तरह की गंध नहीं होती है। तो इसके रिसाव को पता लगाने के लिए एक बदबू युक्त पदार्थ होता है जिसे मरकप्टेन कहते हैं। क्या कहते हैं? मरकप्टेन। इसका फॉर्मूला होता है C2H5SH। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ये मरकप्टन का फॉर्मूला है। इसी को मिला दिया जाता है तो इसकी बदबू से पता चल जाता है कि गैस का रिसाव हो रहा है। दूसरी बात, एलपीजी जो गैस जो है ये उच्च ऊष्मीय मान रखती है और नीली ज्वाला के साथ जलती भी है। तो यहाँ से अब आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर कौन सा सही है। तो हम बात कर ही चुके हैं, आपका आंसर जो है ये सही है, सी ऑप्शन सही है, क्योंकि मीथेन का उत्सर्जन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अब स्थित है। कहाँ स्थित है? जिनेवा में, हैग में, न्यूयॉर्क में, पेरिस में। तो आपका ये हैग में स्थित है। और हैग कहाँ है आपका? ये नीदरलैंड में। तो द हैग में स्थित है, जो नीदरलैंड में है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की
तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था? 1973 में। चूंकि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से और सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो चलिए इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। बाघ संरक्षण के लिए भारत सरकार ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। तो कब किया था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपकी एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। भारत में अभी कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो उनकी संख्या है 49। अब 49वां जो टाइगर रिजर्व है वो असम में है और उसका नाम है औरंग टाइगर रिजर्व। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। औरंग टाइगर रिजर्व ये भारत का 49वां टाइगर रिजर्व है जो असम में है। एक राजाजी टाइगर रिजर्व भी है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ये 48वां है और कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी क्लास को समाप्त करता हूँ। उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद। जय हिंद।